नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। 19 दिसंबर को जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हुआ, इसमें हम लोग साइंस के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से फसल के संबंध में कौन सा अजैविक कारक नहीं है। अजैविक कारक नहीं मतलब जैविक कारक है। तो देखिए, बाढ़, सूखा और ताप, ये तीनों अजैविक कारक है। जैविक कारक में कौन आ जाएगा? कीट। चलिए नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है। तो देखिए, एल्युमिनियम पर जो एनोडाइजिंग किया जाता है, इसके पीछे कई सारे कारण होता है। इसको जंग से बचाने के लिए, इसके सतह को कठोर बनाने के लिए, इसको संक्षारण के प्रति जो प्रतिरोध है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या, प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, एल्युमिनियम को जो है ना, क्या किया जाता है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एनोडाइजिंग किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम को एसिटिक इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है और उसमें विद्युत धारा को पास किया जाता है, जिससे क्या एनोडाइजिंग हो जाता है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ब्लू ब्लू में लिखे हुए ये इंपॉर्टेंट, इसको एक बार आप लोग देख लेना। चलिए, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 5 मीटर, एक देखिए 20 केजी का द्रव्यमान दे रखा था और उसका जो वेग है ना 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो किया गया कार्य क्या होगा, और हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी के संदर्भ में क्या होता है, तो वर्क डन बराबर होता है हाफ जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, वर्क डन के संदर्भ में काइनेटिक एनर्जी का। अब ये गिवन दे रखा है आपको, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, मास दे रखा है 20 केजी। तो अब इसको हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर में आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे मास कितना है मेरे पास, तो 20 केजी है तो 20 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप सबको करो तो यह 2 से तो पहले इस 20 को काट देगा, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 5 बचे 25 माइनस 2 2 4, यानी कि बचे किसे 10, यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ 4 को अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 21। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है। देखिए क्या होगा ना कि एक गोलीय दर्पण, एक गोला था इस तरह, ठीक है, खोखला गोला। अब एक साइंटिस्ट का दिमाग खसका, उसने क्या किया, इसको काटा और कहीं पे इधर या फिर इधर दोनों तरफ में कहीं पे पेंट कर दिया। अब देखा कि एक तरफ से जो है ना ये रिफ्लेक्टिव बन गया। ठीक है, तो इसको बोला गया कि देख भाई, यहाँ पे जो गोला है इसका जो ये सेंटर है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये पोल हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो दूरी है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जितना भी है, जो भी यहाँ पे जितने भी जो पॉइंट हम लोग लेंगे उस सबको हम लोग काउंट करेंगे किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये तो हो गया मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो जो बोल लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गोला का रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल दिया, और ये गोला का सेंटर भी है इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल दिया इसी को, ये सेम पॉइंट सी को। अब बोला गया कि देखो ये सी है और ये पी के जो बीचों बीच जो होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट आके टकरा के यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे लाइट टकरा के मिलता है उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये बताया कि देखो अब यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो बोलेंगे अब जो यहाँ पे जो लाइट आके टकरा रहा है ना, जितने भी लाइट है ये जो आगे सरफेस, एक सरफेस एरिया पे टकरा रहा है, कौन सा सरफेस एरिया पे, ये जो कटिंग किए हम इस तरह से, ये वाला इधर पेंट कर दिए, तो ये जो कटिंग किए ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भाई साहब इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, और यही वाला आपसे पूछा गया, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब जहाँ से लाइट आगे परावर्तित होता है उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह मेरे पास कौन सा आ गया, ये वाला। तो ये जो परावर्तक सतह यहाँ से यहाँ तक का, इसी को बोला गया, इसको व्यास को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ समझा दिए। चलिए आगे देखिए, डोमेस्टिक वायर में लाइव तार का रंग क्या होता है। देखिए ये पुराना मेथड पे अगर लेके चलिएगा तो इसको लाल। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक जो होता है यानी कि घरेलू जो वायरिंग किया जाता है उसमें जो लाइव तार होता है उसको लाल से हम लोग डिनोट करते हैं। न्यूट्रल तार को आमतौर पर ब्लैक एंड सफ़ेद से, और अर्थिंग को हरा से हम लोग या फिर पीला से तार को रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो वायरिंग हो रहा है ना, अभी हाल ही में हम अपने घर में वायरिंग करवाए तो अब जो है ये पूरा बदल गया, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको चलना है। ये जो दिया गया है इसी को आपको मानना है। क्या, लाइव को जो जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वायर लाइव, उसको हम लोग लाल तार से यूज़ करते हैं इसको देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेंडल के टीटी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और जो ये टीटी होता है इसको बोलते हैं रिसेसिव। ये लंबा होता है, ये बोना। ठीक है, इस तरह से नाम दिया गया था। संस्करण में F1 पीढ़ी के पौधे कैसे बनेंगे, जब ये टीटी और ये स्मॉल टीटी को और ये कैपिटल टीटी को जब दोनों को संकरण करवाए, इसको हम लोग बोलते हैं F1, इसको बोला गया F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में पौधे कैसे बनते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो होगा वो पौधा लंबा तो बनेगा, लेकिन इसके जीन में जो है ना ये बोना पौधा का गुण रहेगा। ठीक है, यही वाला F1 में आया था। अब जो इसके बाद जो F2 करवाया गया, F2 संस्करण, उसमें क्या हुआ ना कि
पहले इसमें तो लंबा पौधा था लेकिन बोना हुआ का गुण छिपा हुआ था उसके जीन में। अब जब F2 करवाएं तो इसमें लंबा भी पौधा बना और छोटा बोना पौधा भी बना। तो यही वाला देखा मेंडल कि भाई जब पहले बार करवाएं तो सिर्फ हमको लंबा मिला, जबकि हम लंबा और बोना दोनों पौधा को संकरण करवाए थे। तो पहले बार जब करवाएं F1 में तो सिर्फ और सिर्फ हमको लंबा मिला, लेकिन जब दूसरा बार करवा दिए तो लंबा भी मिला, बोना पौधा भी मिला। ऐसा क्यों? तो जब ये छानबीन किया तो पता चला कि जब F1 करवाएं तो उस पर F1 तो लंबा तो था, गुण तो उसमें लंबा आ गया, लेकिन इसके जीन में जो है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है इस कारण से इसको दबा के रख दिया था, किसको? बोना के। और इसके जीन में जो था ना बोना का गुण पाया गया था। जब F2 से करवाएं पीढ़ी में तो वो फिर सामने आ गया। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि मेंडल ने टीटी और टीटी, कैपिटल टीटी यानी कि लंबा और बोने संस्करण में F1 पीढ़ी में कैसा पौधा मिला? तो लंबा पौधा मिला था, याद रखना, ये लंबा मिला था, ठीक है, लंबा यानी कि टॉल पौधा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सबको पता है नेट्रियम होता है, हम सबका नाम भी लिखवा दिए हैं, अगर नहीं होगा तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है, नेट्रियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा से पराग अंडाशय तक पहुंचने में कौन सहायक होता है? देखिए पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ये बोला गया है कि जो परागकणों के नर युग्मक जो होता है को वर्तिकाग्र स्टिग्मा, तो अब पहले हमको ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले आप एक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ से समझिए, ठीक है। ये जो होता है ना फूल का, ये होता है फीमेल पोर्शन, ठीक है, और ये वाला जो होता है ना इस तरह से, ये होता है मेल पोर्शन, ठीक है। मेल वाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रहता है, और फीमेल एक ही रहता है, इस तरह से आप लोग देखे होंगे, इस तरह से रहता है। तो बोला गया है, अब इसको जो है नाम पर देख लो, ये होता क्या? स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी, ये होता है एंथर, और ये होता है फिलामेंट, सब लिख लो, ठीक है। ये जो फीमेल वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, जो कि यहाँ पे स्टिग्मा दे रखा, वर्तिकाग्र जिसको बोलते हैं। ये जो होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और ये वाला होता है ओवरी। और मेल वाला पोर्शन में ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, और ये वाला जो होता है, ये जो पतला सा निकल, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, ये हो गया। अब यही वाला बोला गया नर युग्मक के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा को अंडाशय तक पहुंचाने के लिए, अब यहाँ से जो वर्तिकाग्र आया स्टिग्मा में, यहाँ पे जो लगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओवरी तक पहुंचाने में, अंडाशय तक पहुंचाने में कौन सहायक है? तो ये बीच वाला कौन है? तो स्टिग्मा, ये स्टाइल है, स्टाइल सहायक होता है, ठीक है। और स्टाइल को है पराग नलिका या फिर स्टाइल या फिर पोलन ट्यूब, जो भी बोल लो। तो ये आपको ऑप्शन में जो भी दे रखा था वही हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टाइल बोलेंगे, ठीक है, स्टाइल जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में जीव का क्या कार्य है? तो देखो पाचन तंत्र में जीव का कार्य जो है क्या होता है? भोजन को चबाने में मदद करता है, ठीक है। देखिए दांत के द्वारा चबाया जाता है, लेकिन जो दांत जब चबाता है तो इसको चबाने में जो मदद करता है वो कौन करता है? चबाने में मदद जीव। लार के साथ इसको मिलाने में, भोजन को चबाने में मदद करता है, प्लस लार के साथ मिलाता भी है। जैसे आप लोग देखें घर बनता है तो मसाला कैसे मिलाया जाता है, तो वो जो बेलचा वेलचा रहता है ना, वो जो मिलाने का काम करता है वो समझ लो कि जीव है, ठीक है। और ऐसे उलटते रहता है, वही चीज़ करता है यहाँ पे जीव, ठीक है। स्वाद लेने के और निगलने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि सिर्फ पाचन तंत्र से, इसलिए यहाँ अगर हमको रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के बोला जाता तो क्या करता है? आवाज़ को जो निकलता है ना वॉइस, उसको एक वर्ड देने का काम करता है टंग, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी दिया होगा आप लोग यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से किन दो तत्वों के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो देख लो बोरोन और कार्बन के समान होता है, ठीक है। बाकी सब में किसी में समान नहीं, सबका एटॉमिक मास आप लोग और मास नंबर और एटॉमिक नंबर आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ बोरोन और कार्बन में सेम रहता है। देखिए बोरोन में क्या होता है ना कि इसका तो मास नंबर तो 11 होता है और एटॉमिक नंबर 5 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटोनों की संख्या, तो प्रोटोनों की संख्या तो 5 है, और एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना है? 11, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसमें मिला हुआ है। अगर प्रोटॉन को निकाल देंगे, अगर 5 प्रोटॉन को निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन कितना बचा मेरे पास? 6। इसी तरह से यहाँ पे देखो इसका जो होता है ना एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। अब अगर हम यहाँ से प्रोटोनों की संख्या 6 है, प्रोटोनों की संख्या को अगर इसमें से निकाल देंगे तो 6 बचेगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को बराबर किसमें है? सिर्फ बोरोन और कार्बन में, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड की अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? आपसे सही पूछा गया था। तो कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। एक में दिया यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जो कि बिल्कुल सही होता है। इस अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट और जल बनता है, बिल्कुल सही होता है। ये दोनों ही जो होगा ना सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम लोग NaOH को CH3COH के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? CH3COONA और H2O निकलता है, यानी कि दोनों ही इसका जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब एसिटिक एसिड के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो यह उदासीनी अभिक्रिया है, और यह अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट और जल बनता है। तो देख लो यहाँ पे सोडियम एसीटेट और जल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, वॉशिंग सोडा
में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो वाशिंग सोडा का आप लोग को सबसे पहले तो रासायनिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वाशिंग सोडा का ये होता है, देखिए सोडियम है, सोडियम तो यहाँ दिया गया नहीं है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ देखो कार्बन तो होता है, ऑक्सीजन होता है, प्लस सोडियम भी होता है, यहाँ सोडियम दिया गया है। सल्फर नहीं होता है, सल्फर इसका सल्फर आपको कहीं पर नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भ निरोधक गोलियाँ किस प्रकार जनन को प्रभावित करता है? देखिए जब भी गर्भ निरोधक गोलियाँ लिया जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये इसमें गर्भ निरोधक गोलियां में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक फॉर्म रहता है, इसमें डाला हुआ, ठीक है, हार्मोन रहता है जो प्रजनन को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, जो अंडा उत्सर्जन को रोक देता है, अंडा को बनने ही नहीं देता है। और प्लस इसके साथ ही जो महिलाओं का जो सर्विक्स होता है उसमें उसके जो एक चिपचिपा गाढ़ा वहाँ पे तरल मिलता है, उसको क्या किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना देता है, जिस कारण से स्पर्म अगर आता भी है ना तो वो वहीं पे चिपक के रह जाता, आगे बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो कई सारे कारण है, तो आप लोग को जो दे दिया था वो दिया था ऑप्शन में कि अंडा उत्सर्जन को रोक देता है, ठीक है, एग को बनने से रोक देता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है कि कोशिकाओं में अवशिष्ट पदार्थ का पाचन करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है सेल का। एक तत्व जिससे एक तत्व किससे बना होता है? ये पूछा गया कि एक जो तत्व होता है, तत्व यानी कि एलिमेंट किससे बना होता है? तो देखिए एलिमेंट जो होता है ना वो शुद्ध फॉर्म होता है, एलिमेंट शुद्ध फॉर्म होता है, ये किसी के साथ मिला हुआ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ रिएक्शन किया हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट अब क्या है, तत्व क्या है, तो 100 जो पीरियडिक टेबल में देख रहे हैं 118 जो तत्व है, ये सब एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है। और ये सब अपने अपने प्योर फॉर्म में होता है, जैसे कार्बन अपना प्योर फॉर्म में, हाइड्रोजन अपना प्योर फॉर्म में, सोडियम अपना प्योर फॉर्म में, कैल्शियम अपना प्योर फॉर्म में, ठीक है। ये किसी के साथ मिला हुआ नहीं, तो ये सब एलिमेंट है। तो ये वाला पूछा गया एक तत्व किससे बने होते हैं? तो एक जो तत्व होता है ना वो सिर्फ एक शुद्ध पदार्थ होता है और वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें परमाणुओं में जो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाता है, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर ओम के, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से समझो, ये वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि आर ओम के एक प्रतिरोध, ठीक है, आर ओम के एक प्रतिरोध के तार जो है उसको 7 बराबर भागों में काट दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लो एक तार ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो रेसिस्टेंस पहले जो दिया था वो आर था, अब क्या गया, इसको 7 बराबर भागों में काट दिया, ठीक है, 7 भागों में काट दिया। तो अब हमको एक बात बताओ कि हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो को तो यहाँ काम नहीं है क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो रो एल बटे ए होता है। अब अगर हम एल को ही टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे हैं तो ये क्या होगा, इसको तोड़ रहे हैं, यानी कि एल जो है तार की जो लंबाई है और रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। अब तार को ही हम लोग तोड़ दे रहे हैं, 7 टुकड़ा कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटे में आ जाएगा, तो यानी कि रेसिस्टेंस 7 गुना से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो आर बटे 7 हो जाएगा प्रतिरोध, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल दिया कि परिणाम जो अब जो 7 को जो बना, अब उन 7 को मान लेते हैं हम आर डैश से, ठीक है। अब इसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, अब इसको पैरेलल या कम्बिनेशन में जोड़ दिया गया है, एक के बाद इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। यदि परिणाम आर डैश है तो आर बटे आर डैश का मान क्या है? अब जो समांतर क्रम में इन 7 को जोड़ दिए, अब जो परिणाम आया उसको हम लोग बोल दिया आर डैश। तो अब बोला गया है कि आर बटे आर डैश का मान क्या होगा, तो अब यहाँ से बढ़िया समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ तो आर तो हमको दे रखा, पहले वाला में आर था, ठीक है। अब जो दूसरा वाला पोर्शन हम लोग काटे आर को 7 भाग में, तो वो जो क्या निकला, उसका जो प्रतिरोध अब जो बन के आया आर बटे 7 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो 1/r इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी यहाँ लिखने के समय जगह नहीं बन रहा है, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/r डैश डिवाइडेड बाय 1/r डैश, इस तरह करके कितना बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा। अब हमको एक चीज़ बताओ, इस सब को अब 1/r डैश 1/r डैश 1/r डैश सबको एलसीएम ले लो, तो क्या बचेगा, नीचे में तो आर डैश बच जाएगा, ऊपर में 1 + 1 + 1 + 1 + 7 बार आ जाएगा, यानी कि 7 बचेगा, यानी कि 7 बटे आर डैश हो जाएगा। और आर डैश का वैल्यू हमको दे रखा है आर बटे 7 लोग दो, यानी कि 7 बटे आर बटे 7 हो जाएगा। अब ये 7 ऊपर चल जाएगा, 7 7 49, यानी कि 49 बटे आर हो जाएगा, 49 बटे आर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका 1/r इक्विवेलेंट का मान हो गया 49 बटे 7। अब इसको अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि आर बटे 49 हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट इतना था, तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बटे 49 हो जाएगा, इतना आ गया। यानी कि अब मेरे पास आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया आर बटे 49 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आर इक्विवेलेंट निकाले, मतलब आर डैश को हम लोग निकाले, अब आर डैश का वैल्यू हमको पता चल गया है। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर बटे आर डैश हमको निकालना है, ठीक है। तो आर डैश भी हमको मिल गया, आर तो पहले से ही आर दे रखा है, आर तो यहाँ पे पहले से ही आर दे रखा है, आर बराबर आर, और आर डैश बराबर कितना निकाला, 49 बटे आर निकल गया, यही ना था, 49 बटे आर ही ना था, आर बटे 49, ठीक है, आर बटे 49 निकला है, आर इक्विवेलेंट कितना निकला, आर बटे 49, ठीक है। तो पहला था आर और अब निकल गया आर बटे 49, 49, 49, तो आर बटे
आर बटे आर डैश निकालना, तो आर का वैल्यू तो आर ही रहेगा और आर डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बटे 49 हो जाएगा। आर बटे 49 रख दो, ये 49, ये आर से यार खत्म हो जाएगा, ये 49 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 49 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। कुछ नहीं था, बस अगर आप लोग जानते थे तो इसको आराम से कर देते। कैलकुलेशन का थोड़ा है मैथमेटिक वाला, एलसीएम एलसीएम ले लो, बस खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आया फिर से समझा दे एक बार। देखिए पहले तो आर था, अब इसको 7 टुकड़ा में कर दिया तो आर बटे 7 हो गया, आर का मान अब आर बटे 7 हो गया, यानी कि आर डैश का मान आर बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट निकाल दिए तो 1/r, क्योंकि इसको सातों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 1/r डैश 1/r डैश 1/r डैश 1/r, सबको एलसीएम ले लो तो नीचे में तो आर डैश हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 7 बार गया है तो 7 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया कितना 1/r डैश 7/r डैश हो जाएगा। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर डैश का सबसे पहले हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो आर डैश का वैल्यू मेरे पास कितना है आर बटे 7 है, तो आर बटे 7 यहाँ पे रखेंगे, आर बटे 7 रख देंगे तो कितना बचेगा आर बटे 7 रखेंगे, 7 ऊपर चले 7 तो 49/r हो जाएगा, तो 49/r 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया 49/r। तो इसी तरह से आर इक्विवेलेंट अब 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू मेरे पास निकला है 49/r निकला है। तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको अगर चेंज करते हैं एक नीचे आ जाएगा, नीचे आएंगे तो हम लोग एक को तो लिखेंगे नहीं, आर इक्विवेलेंट नीचे में एक आ जाएगा, तो ये भी तो पलट जाएगा, तो आर बटे 49 तो ये भी तो हो जाएगा। ठीक है, ये पलट गया, ये वाला यहाँ पे लिख दिया आर बटे 49। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, आर बटे आर डैश का मान निकालना है। आर तो मेरे पास पहले से आर दिया गया था, तो आर का मान आर रखेंगे और आर डैश का वैल्यू मेरे पास निकल गया है इतना, आर इक्विवेलेंट मतलब आर डैश का ही मान निकालें। ठीक है, तो आर डैश मेरे पास कितना हो गया आर बटे 49 हो गया 49। अब इस 49 को ऊपर ले जाएंगे तो 49r और डिवाइडेड बाय आर, तो ये आर से यार खत्म, कितना बचा मेरे पास 49, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सी कोशिकाएं संवेदनाएं ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने में का कार्य करता है, तो एक ही तो है नर्व सेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नर्व सेल। चलिए नेक्स्ट हो गया, निम्न में से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है। एकदम इजी जो क्वेश्चन सब था, सीधा सड़क में कार चल रहा है वो नहीं, नीचे गिरता हुआ पत्थर ये भी नहीं होगा, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ उपग्रह, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्यास्त को सूर्य दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे 2 मिनट नहीं दिया था क्वेश्चन में तो हम भी नहीं लिए, लेकिन ये एनसीईआरटी में 2 मिनट करके दे रखा है ना, तो सूर्यास्त से 2 मिनट पहले हमको दिखाई देने लगता है सूर्य, और सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है सूर्य। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण माफ करना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ये होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, तो इसको याद रखना। रॉकेट परीक्षण के दौरान इसकी गति के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है, तो इसके आप ऑप्शन में क्या था, इसमें 2 होगा, दोनों ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके अगेंस्ट में काम करता है और जो एयर होता है एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसमें भी ये रेजिस्टेंस का काम करता है। दोनों में से जो था एक ही दिया होगा कोई, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या फिर एयर रेजिस्टेंस होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, साबुन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है पूछा गया है, यह मिसेल बनाता है, बिल्कुल बनाते, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, यह सरफेस टेंशन को कम करता है, बिल्कुल सरफेस टेंशन को कम कर देता है। यह कठोर जल में अच्छी तरह कार्य करता नहीं, कठोर जल में नहीं बोलता, हार्ड वाटर में कपड़ा धोना बड़ी मुश्किल होता है, मैल साफ नहीं होता है, रीजन यही होता है। ठीक है, ये कठोर जल में, यही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराग हरित यानी कि इसको अंग्रेजी नाम में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के संबंध जिस तरह से, अच्छा ये ना देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिस तरह से पूछा गया था कि क्लोरोफिल का संबंध क्लोरोप्लास्ट से, उसी तरह स्टार्च का संबंध, यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया था किससे होगा। तो स्टार्च क्या करता है, किसको तोड़ता है, ये स्टार्च को तोड़ने में कौन, एमाइलोप्लास्ट काम आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कब से कार्बोहाइड्रेट में टूटने लगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, बिल्कुल। जल और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में प्राथमिक अभिकारक होता है, बिल्कुल ये भी सही। इसका जो गलत कथन है ये बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, ये सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कौन निर्मित होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम अभी बताएं कि 118 जो एलिमेंट होता है वो शुद्ध रूप में होता है। जब एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ मिलता है, ठीक है, बिना कोई रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर।
जब एक एलिमेंट एक दूसरा एलिमेंट के साथ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ये चीज़ याद रख लेना। और इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से कंपाउंड हम अपना एक अच्छे से 2 पार्ट में करवाए हैं, मैटर एंड इट्स स्टेट। बहुत ही अच्छा से अगर आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सब सारी चीज़ें। मैटर एंड इट्स स्टेट हम करवा के रखें, आप लोग सर्च मारिएगा या फिर मेरे चैनल में जाइए, जाके देखिए और वीडियो में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैटर एंड इट्स स्टेट नाम से, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जब एलिमेंट मिलता है बिना कोई रासायनिक अभिक्रिया तो मिक्सर बनता है, और एलिमेंट जब मिलता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तो उसको कंपाउंड बोला जाता है। तो ठीक है, अब देखो मिट्टी एक मिक्सचर है, हवा एक मिक्सचर है, और पीतल भी एक मिक्सचर है। पीतल को नहीं बोलता मिश्र धातु, क्यों बोला जाता है कि मिक्सर है, इसलिए मिश्र धातु बोला जाता है पीतल को। तो इसका जो एक ही आंसर यहाँ पे दिया गया है, कौन सा, पानी, और जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है H2O, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में क्या होता है। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होगा कि 2 जनकों का आवश्यकता होता है, बिल्कुल नहीं। युग्मकों का निर्माण होता है, बिल्कुल नहीं। एक ही जनक से नया जीव बनता है, बिल्कुल सही। निषेचन आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए न्यूरॉन के किस तंतु से सूचना यानी कि सेल बॉडी से दूर जाती है उसे क्या कहा जाता है। अच्छा देखिए पूछा गया है कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के ये जो क्वेश्चन है ना, इस थोड़ा लैंग्वेज में, क्योंकि इसी तरह आपको क्वेश्चन मिला है, इसका लैंग्वेज थोड़ा और कुछ होना चाहिए। ये थोड़ा लैंग्वेज हमको लगा, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको। ये पूछा गया है कि न्यूरॉन में जो कौन सा तंतु है जिससे सूचना को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, सेल बॉडी से सूचना को आगे की ओर ले जाया जाता है, सेल बॉडी से आगे चला जाता है। तो देखिए ये जो है ना न्यूरॉन, हम एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं न्यूरॉन का इस तरह से, ठीक है। अब ये जो होता है ना इस तरह से ये होता है डेंड्राइन, ठीक है, ये होता है डेंड्राइट, इस तरह से होता है न्यूरॉन का कुछ। तो ये जो होता है ना, ये जो सिंग जैसे दो निकला हुआ है, ये होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रिक माध्यम से दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को लेता है और ये भेज देता है सेल बॉडी में। ये होता है सेल बॉडी, जहाँ न्यूक्लियस होता है। ये अब यहाँ से यही वाला पूछा गया कि जो सूचना जो होता है यहाँ जो सेल बॉडी से दूर किसके माध्यम से जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सॉन, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ये पूछ जैसा यहाँ, इसको बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन के माध्यम से जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म क्यों आती है। तो महिलाओं में मासिक धर्म आने के कई सारे कारण हैं, ठीक है, क्यों आती है। तो जो सबसे मेन कारण यहाँ पे मुख्य कारण जो पूछा गया था आपसे, तो मुख्य कारण क्या होता है कि मासिक धर्म जब एग बनता है तो इसको स्पर्म चाहिए। अगर ये स्पर्म आया तो ये फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाता है। अब ये जो जायगोट है तो लुढ़कता हुआ आ जाता है कहाँ पे, यूटेरस में, और यूटेरस में जाके चिपक जाता है, ठीक है, इसका इंटरनल वॉल पे, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं आया और अगर एग पे नहीं फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा ना कि ये जो होता है इसका जो बच्चादानी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यूटेरस का जो इंटरनल लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोमेट्रियम टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद ये झड़ जाता है, और यही जो इंडोमेट्रियम का टूटना और झड़ना यही मासिक धर्म को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, महिलाओं में मासिक धर्म क्यों आते हैं। अंडाणुओं के निषेचन ना होने के कारण, गर्भ ठहरने के कारण, वृद्धावस्था के कारण, हार्मोन की कमी का। अंडाणुओं के यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो अंडाणुओं के निषेचित ना होने के कारण, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शक्ति, पावर क्या है। तो देखिए पावर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीजाणु स्पोर से निर्मित होता है। अच्छा बीजाणु से कौन निर्मित होता है ना, ठीक है। तो बीजाणु से देख लो कौन निर्मित होता है, गुलाब नहीं होगा, चना नहीं होगा, ये सबसे बीज से होता है, नीम भी बीज से होता है। मॉस जो होता है ना, मॉस और फर्न, दो चीज़ याद रख लेना, एक होता है मॉस और एक होता है फर्न। ये दो चीज़ जो होता है ना, ये स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं से निर्मित होता है, मॉस और फर्न। ये मेन पूछा गया है ग्रुप डी में, कई बार पूछा जाता है मॉस के बारे में, और फर्न, ये दोनों स्पोर्स से निर्मित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल को दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान को समान रखा जाए तो त्वरण पे क्या असर पड़ेगा। तो F = ma, न्यूटन का दूसरा गति नियम के अनुसार, ठीक है। पूछा गया ये जो फोर्स है, बल को दोगुना कर दें, यहाँ पे हम दोगुना कर दे रहे हैं बल को, और द्रव्यमान को, मास को समान रखा जाता है। ये जो द्रव्यमान है, ये मास, इसको समान रख दे रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया जो एक्सेलरेशन है, त्वरण, इस पर क्या असर पड़ेगा, तो ये भी तो दोगुना हो जाएगा ना, ठीक है। ये अगर दोगुना आ रहे हैं और अगर हम इसको समान रख रहे हैं तो ये भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोगुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। चलिए किसी विलयन की सांद्रता से क्या पता चलता है, यानी कि कंसंट्रेशन से उसका क्या पता चलता है, ये पूछा गया था। तो देखिए विलयन की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। आप देखो इसको पहले समझो कंसंट्रेशन होता क्या है। हम एक गिलास शरबत बना रहे हैं, ठीक है। हम पहले 1 चम्मच डालें शुगर, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच, घोले, घुल गया सब, फिर डालते गए। तो यहाँ जो जब हम 4 चम्मच डालें तो उस समय जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो कुछ अलग रहेगा। अब इसमें हम 100 चम्मच डालें, इसका कुछ अलग होगा, ठीक है। अब हम इसमें
2 से चम्मच डाल दी, तो अब क्या होगा ना, ये जो पानी है थोड़ा सा चिपचिपा टाइप होने, गाढ़ा होने लगेगा। और इस तरह से डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए तो देखिएगा एक समय पानी और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा होते जाएगा। तो जो ये इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो ये जो कंसंट्रेशन है किससे पता चलता है? जिसको हम लोग डाल रहे हैं, मिला रहे हैं। अब देखो सॉल्यूशन में 3 चीज़ होता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि समझाने वाला चीज़ बहुत पूछा गया है, ठीक है। ये मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, शरबत बना दी। सॉल्यूशन में 2 चीज़ें मिलके बनता है, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन हो गया मेरा, शरबत बना, ये सॉल्यूशन हो गया। तो एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट हो गया पानी, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें जिसको घुलाया जाता है। तो पानी में ही हम लोग चीनी को घोल रहे हैं, तो जो जिसमें जिसको घोलते हैं, ठीक है, जो घोलता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। और जो घुलने वाला चीज़ है जैसे कि चीनी, इसको बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। तो ये क्या वाला क्या घुल रहा था जिससे कारण कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था? सोल्यूट ही ना घुल रहा है। तो सोल्यूट की ही ना मात्रा को दिखाएगा। तो बिलियन में विलय की मात्रा को, ये बिलियन में सोल्यूशन में विलय, विलय मतलब सोल्यूट की मात्रा को बताता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलियन में सोल्यूट। और जो हम समझाएं अभी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टेंस अलग होता है और रेसिस्टिविटी अलग होता है, ठीक है। के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, बिल्कुल इसका मात्रक ओम मीटर ही होता है रेसिस्टिविटी का। यह चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है और तापमान पर डिपेंड करता है। यह पदार्थ के एक गुण है, ये पदार्थ के एक गुण है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कौन सा गलत है? तो गलत हो जाएगा, ये चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लंबाई पे डिपेंड करता है, ना कि रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या फिर वो किस मटेरियल पे बना हुआ उस पे, पदार्थ के गुण पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर का। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार पर 40 न्यूटन का बल लगाता है तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, और कौन सा गति के नियम है? तीसरे गति नियम के अनुसार दीवार व्यक्ति पर कितना बल लगाएगा? तो जितना बल ये लगा रहा है 40 न्यूटन का एक दीवार पे, दीवार भी उसको उतना ही बल लगाएगा, 40 न्यूटन ही लगाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या? 40 न्यूटन, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के निषेचन के बाद निषेचित अंडा यानी कि जायगोट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने या स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को इम्प्लामेंटेशन कहा जाता है, आरोपण कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्गन है, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है 40। इसी तरह से पोटासियम है, पोटासियम का 19 दे रखा है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर दे रखा है 40। अब दोनों का मास नंबर बराबर है, सेम है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। के बीच क्या संबंध है? बस यहीं से तो समझ में आ जाना चाहिए था कि ये क्या है, एक आइसोबार है, ठीक है, जिसमें मास नंबर तो समान होता है लेकिन एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होता है। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी फोकस कितना हो जाएगा? अभी बताएं हम, अभी हम बताए थे, ठीक है। ये एक हम अवतल दर्पण बना दिए, ठीक है। अब बोला गया है कि यहाँ पे जो है ना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो, एक ही चीज़ है। यहाँ पे इसके बीच में होता है फोकस, ठीक है। तो फोकस जो होता है ये पोल से जितना दूरी पर ये आएगा उतना ही दूरी पे रहता है ये, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये और ये दोनों दूरी समान होता है। तो अब बोल दिया है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो बोला गया है कि इसका जो फोकस दूरी है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है कितना होगा? तो इसका आधा कर दो, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बराबर एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। 4/2 कर दो तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। R/2 क्या आ जाएगा इसका? ठीक है, आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दंत चिकित्सक मरीजों को प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा, क्यों? क्योंकि देखो दांत को जब देखते हैं ना तो एक कंडीशन आता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में एक कंडीशन आता है जब पोल और फोकस के बीच में जब वस्तु को हम लोग रखते हैं तो वस्तु का सीधा लेकिन बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है हम लोग को। भले काल्पनिक होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है, जिस कारण से अवतल दर्पण को हम लोग यूज करते हैं छोटे चीज़ों को देखने के लिए। जैसे कि दांत वाला डॉक्टर दांत को देखने के लिए करता है कि बड़ा दिखेगा उसको, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग जो लगता है वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, गोल्जी अपरेटस के कारण होता है, गोल्जी बॉडी के कारण होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक शुद्ध रूप है जो अपने अत्यधिक कठोरता के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर एक ही दे दिया, अत्यधिक कठोरता, जहाँ बोल दिया आपको सीधा टिक करना था हीरा। अगला क्वेश्चन था कि फोर्स दे रखा था 10 न्यूटन, ठीक है, फोर्स को दे रखा था आपका 10 न्यूटन और वर्क डन दे रखा था -200 जूल। तो आपको विस्थापन पूछा गया था, वर्क डन बराबर क्या आता है? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो होता है। तो आपको वर्क डन भी दे रखा है, आपको फोर्स भी दे रखा है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो फोर्स को इधर ले आओ ना, ये कितना हो जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय फोर्स हो जाएगा, यानी कि वर्क डन मेरे पास कितना दे रखा है? 200 माइनस का 200,
जूल, और फोर्स कितना दे रखा है 10, एक एक जीरो खत्म हो जाएगा तो माइनस का 20 न्यूटन नहीं हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, माइनस का 20 करने का मतलब क्या है, यह बताता है कि जो बल है वो विपरीत दिशा में, यानी कि जितना फोर्स लगा रहा है। अब देख लो, यहाँ पे कोई बंदा है जो एक फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है, 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन से, लेकिन इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इससे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इससे 10 से जो है ना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जिस कारण से ये बल तो लगा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी इधर ही खिसक रहा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में ही, अपने ही डायरेक्शन बल लगाने के बाद भी इधर खसक रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 मीटर, और क्या, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे किसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है, तो किसकी सहायता से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको कौन सा दिया था, या तो सनलाइट दिया होगा या तो क्लोरोफिल दिया होगा, ठीक है, या फिर दोनों ही दिया होगा, देख लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 ओम था, 2 ओम था, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा गया था। अच्छा, सीरीज में जोड़ा था या कॉम्बिनेशन, पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन था वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे तो हमको जहाँ तक मिला क्वेश्चन वो सीरीज में ही बताया गया था, तो सबको सीरीज में था तो सबसे ईजी, सबको सिर्फ जोड़ना था, 5 3 8 2 10 10 और 11, ये 11 ओम हो जाता। अगर पैरेलल में होता तो आर इक्विवेलेंट निकालना हमको पड़ता। आर इक्विवेलेंट में क्या हो जाता, 1/R1 + 1/R2 और 1 2 3 4 दे रखा है। तो अब इस तरह ना करके डायरेक्ट 1/R इक्विवेलेंट आप लोग निकाल दो, क्या 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/5। अब सबका एलसीएम ले लेना था, निकल जाता जो भी आता, फिर आर इक्विवेलेंट उसको पलट देते, निकल जाता, ठीक है। महिलाओं में मासिक धर्म प्रतिमा होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है शायद। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, हम अभी समझा दिए कि क्या होता है कि इंडोमेट्रियम का टूट जाना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि इंडोमेट्रियम जो होता है वो टूट जाता है, झड़ जाता है, और उसके थ्रू मतलब यही मासिक धर्म का प्रतीक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेथोस्कोप जो अक्सर देखे होंगे डॉक्टर लोग कान में जो लगा के चेक करता है हृदय को, ऐसे ऐसे दबा दबा के, उसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। में रोगी के दिल के धड़कन यानी कि ध्वनि जो है ना डॉक्टर के कान तक किस परिघटना के कारण पहुंचता है, तो ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दोनों में से जो भी दिया होगा एक ही चीज़ है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता है तो पृथ्वी पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, तो अगर फॉर्मूला याद था तो एकदम कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप लोग को पता होगा कि तो F = क्या होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, r का स्क्वायर, यही तो होता है। अब बोला गया देखिए मास के साथ तो फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो इसका डिस्टेंस है दूरी के साथ जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बोला गया है कि दोनों के बीच की दूरी को कम हो जा रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, हाइट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा क्योंकि दूरी कम हो जा रहा है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो जब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, और वाटर हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मसल्स मूवमेंट में सहायता करता है, तो मसल्स मूवमेंट में सहायता कौन करता है, देखिए अब जरा समझिए, लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हम आपको एक चीज़ बताए थे, दो चीज़ होता है, एक होता है लिगामेंट होता है और एक होता है टेंडन। आप लोग को याद रखने का तरीका हम बताए थे कि टेंडन से याद रख लो रवीना टेंडन, ठीक है। रवीना टेंडन हाड़ मांस की बनी होती है, हाड़ और मांस की बनी होती है, यानी कि हड्डी और मांस को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन, और जो हड्डी और हड्डी, अब एक याद हो गया तो एक तो अपने आप याद हो जाएगा, हड्डी हड्डी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो रवीना टेंडन हाड़ मांस की बनी है और हड्डी और मांस से हड्डी को मांस से जोड़ता है टेंडन, और लिगामेंट हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, तो लिगामेंट तो होगा नहीं क्योंकि मूवमेंट के बाद किया गया। कार्टिलेज होता है सॉफ्ट बोन होता है, जो कान को छू देखो बोन टाइप का लगेगा हार्ड, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, कार्टिलेज इसको बोला जाता है, बोन हार्ड होता है, ठीक है। तो इसको मूवमेंट जो करवाता है ना वो करवाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है उसके थ्रू होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो भी बी किया होगा उसका सही है। चलिए नेक्स्ट है, किसी समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज में दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर है। देखिए आज जो 19 तारीख का जो था ना एग्जाम, इसमें बहुत नया नया क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भले ये प्रीवियस ईयर का ही है, ये भी जो पूछा गया ना ये प्रीवियस ईयर के लिए, इस साल 2025 में नहीं पूछा है, ये जो इससे पहले हुआ तो उसमें पूछा गया होगा या फिर उसके पिछले वाला साल पूछा गया, ये वाला भी क्वेश्चन लेकिन रिपीटेड है। तो बोला गया होमोजीनियस सीरीज में होता है तो जो दो समजाति जो होता है उसका आणविक द्रव्यमान के में कितना अंतर होगा ये पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आपको समजाति सीरीज एक लिख लो कोई भी, ठीक है, सी, ठीक है। ये अब ये सब जगह में हम एच जोड़ दे रहे हैं,
अब देखो तो ये एक समझाती सीरीज बना, ठीक है, ये एक समझाती सीरीज बन गया। अब सब में क्या है कॉमन, देखो तो सिंगल बॉन्ड और एच एच ये वाला सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और ये वाला एच एच दोनों कॉमन आ रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और ये वाला एच कॉमन आ रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और ये वाला एच कॉमन आ रहा है। तो सब में ये चीज़ हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि सबके एटॉमिक मास हमको, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो कितना हो जाएगा 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और ये वाला 14 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो समझाती श्रेणी में अब जब भी पूछेगा सीधा आंख बंद करना, 14 यूनिट मारना और निकल जाना है, ठीक है। निम्न में से किसके साथ जल की अभिक्रिया होने पर H+ आयन देता है? आपको पता होगा कि अम्ल के साथ HCl के साथ अगर करेंगे, बाकी नहीं है कोई, तो ये H+ आयन देगा, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये कितना बार रिपीट कर चुका है। स्लोप क्या दर्शाता है? एक्सेलरेशन को दर्शाता है, एक्सेलरेशन ही बढ़ता घटता है, ठीक है। यही होगा इसका आंसर। जब दोनों बराबर होता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक समान गति में होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा गाइस। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 51 क्वेश्चन, मतलब तीनों शिफ्ट मिल के 51 क्वेश्चन हमको मिला था, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन मिला, लेकिन वो क्वेश्चन ठीक से मतलब बताया नहीं गया है। अब उस तरह के क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं था। हाँ, अगर आप लोग को किसी को अगर पता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, तो हम अगले जो करवाएंगे, अब नेक्स्ट तो एग्जाम नहीं है, उसके बाद वाला में तो हम आप लोग को बता देंगे, उसको मेंशन कर देंगे उसमें, ठीक है। 19 तारीख की डेट देके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।